के साथ में बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है। इसके अलावा अभी हाल ही में बलरामपुर में भी हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं? शायद नारे में और वास्तविकता में बहुत फर्क है जी। नारा एक जुमला भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता के आधार पर यदि हम देखें तो जो राम राज्य की परिकल्पना ये सोच के चल रही है, तो ये उस आधार पर कार्य कर रही है। हमें कितना शोषित किया जा सकता है, कितना हम पर अत्याचार किया जा सकता है, और उन अत्याचारों के आधार पर हमें मानसिक प्रताड़न कितना किया जा सकता है, ये सब एक हो सकता है कि सोची समझी साजिश है जिसके अंतर्गत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि दिन ब दिन जहाँ भी हो रहा है, दलित युवा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और देश के विभिन्न भागों में ऐसा हो रहा है। एक हो तो देखा जाए तब तो हम कह सकते हैं कि शायद ये एक विशेष वर्ग या विशेष क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन ये कोई विशेष क्षेत्र विशेष वर्ग नहीं है। लगातार पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो या गुजरात हो, अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण रूप से ये हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और दलित प्रताड़ना जो है उसका एक आधार हो सकता है कि हम संगठित नहीं हैं, जबकि पिछले 74 वर्षों से सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि हमें संगठित होना चाहिए। लेकिन 74 वर्षों में संगठित ना होने के आधार पर ही उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और उस फायदे का आधार ये है कि ये दिन ब दिन हमें कमज़ोर पर कमज़ोर करते जा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। प्रताड़ना तो प्रताड़ना ही है। और जहाँ तक बेटी बचाओ का सवाल है, शायद एक बहुत अच्छी बात भी दलितों के बहुत सारे युवा संगठन और जो अनुभवशील व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि ये बेटी बचाने का जो कार्य है ये एक समाज के साथ सरकार का, और सरकार के साथ एक ऐसे समुदाय का, एक ऐसे विकास का, एक ऐसे वातावरण का होता है जहां हम उनको सक्षम बना सकें। और सक्षम बनाने का अर्थ होता है कि उन्हें मार्शल बनाया जाए, उनके स्वयं सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको दी जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए ताकि वो शिक्षित होने के पश्चात अपने अधिकारों को समझ सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। ये बहुत आवश्यक हो जाता है। नरेश जी, क्या कारण है दिल्ली के अंदर 35 लाख के करीब वाल्मीकि समाज है और आज भी वो औरों से भीख मांग रहा है, जबकि 17% पे सरकार बनती है? जैसे कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि संगठन की कमी है। हमें ऐसा लगता है कि शायद यहाँ सारे ही 52 गज के, कोई भी किसी के मेथड कार्य करना नहीं चाहता, कोई भी किसी को अपना बड़ा बने नहीं समझना चाहता। जिस दिन हम में झुकाव आ जाएगा, हम में सब में ये पता लगेगा कि हम एकता के लिए झुकाव का होना या समर्पण का होना बहुत आवश्यक है, उस दिन हम एक हो जाएंगे। और कोई भी, दूसरी बात ये कि कोई भी एक विशेष जाति अपने अधिकारों के लिए अकेली नहीं लड़ सकती। हमें समस्त दलित समुदाय को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम सब दलित हैं, बाबा साहब के हम सिपाही हैं। और जब तक हम बाबा साहब के उन सब शब्दों को, आदर्शों को, सिद्धांतों को, बातों को, उनकी बताई गई शिक्षाओं को हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक विकास हमसे बहुत दूर है। नरेश जी, जिस तरीके से आपने अभी कुछ राज्य की बात करी, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, गुजरात की बात हो या हरियाणा की बात हो या इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात हो, जी, देखा जाए तो सब भाजपा शासित प्रदेश हैं और केंद्र सरकार भी भाजपा की है। तो कहीं ना कहीं इन सभी जो अफेक्टेड है वो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, उन्हीं के साथ वहाँ पे अत्याचार होता है। ऐसा क्यों? अब आप इसे एक विशेष पार्टी से न जोड़कर आप ये देखिए कि इससे पहले भी अत्याचार होते रहे, लेकिन यह कि अब बढ़ गए हैं, इसलिए हमें एक विशेष पार्टी विशेष का नाम लेना पड़ रहा है। अगर हमें इन सभी से अपने आप को बचाना है तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मनुवादिता, जो विशेष रूप से जाति विशेष के लिए प्रताड़ना का काम कर रही है, हमें उसको तो समझना, देखना होगा और उसके विरुद्ध हमें कार्य करने होंगे। अब वो सारे के सारे कार्य अगर हम संवैधानिक रूप से करते हैं तो फिर एक प्रश्न क्रिएट होता है कि संविधान को ही जब दबाया जा रहा है तो संविधानता कहाँ रही?
तो उसमें हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें सेल्फ डिफेंस की बात आती है कि हम वो सब करें और स्वयं के अंदर एक शिक्षित और उसके अधिकारों की बात हम स्वयं उसको उठाएं, बताएं और अपने समाज को, समझ समाज को हम उनके जरिए उनकी जानकारियां दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम संविधान को पढ़ें, क्योंकि संविधान का जानकारी होना ही हमारे लिए परम आवश्यक है। नरेश जी, क्या आपको नहीं लगता है जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के नेता होते हैं वो ज़्यादातर मंदिर और पूजा की बात करते हैं, जबकि आप बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब शिक्षा की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि अगर मंदिर बनाएंगे तो भिखारी पैदा होंगे और स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर पैदा होंगे। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपने कहा वाल्मीकि समाज, आपने ही शब्द इस्तेमाल किया है कि जहाँ इनका हमारा श्रद्धेय ही भगवान वाल्मीकि को मानते हैं, तो वो विश्वास जो पिछले हजारों वर्षों से हमें ठूस दिया गया है उसमें निकलने में तो वक्त लगेगा ना। तो उस विचारधारा को तोड़ने के लिए भी अभी हमें वर्षों की आवश्यकता है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि वाल्मीकि जी हमारा आस्था हो सकते हैं तो बाबा साहब हमारा एक रास्ता है जो हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है, हमें हमारे अधिकारों, हमारी चेतना से हमें वास्तविक रूप से पहचान दिलाता है। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें रास्ता बनाना है, तो बाबा साहब की विचारधारा को हमें अपनाना ही होगा, जो बहुत आवश्यक है। एक तरफ हम मुहिम चला रहे हैं वाल्मीकि समाज के लिए पूरे देश के अंदर की झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ, तो क्या इस बात को आप प्रमोट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि श्रद्धेय भगवान वाल्मीकि और आदरणीय हमारे बाबा साहब दोनों के हाथ में कलम है। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ। कलम का आशय यही है, एक जागृति चेतना जो हमें बाबा साहब के विचारधारा से प्राप्त होती है। और आज के वर्तमान समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे को ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस झाड़ू छोड़ने के लिए हमें अपने अधिकारों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। और वो हमें बाबा साहब के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, मिलते हैं और जानकारी मिलती है। वर्तमान सरकार ने अभी करीब 1,25,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं जहां शोषित पीड़ित वंचित समाज पढ़ने के लिए बच्चा जाता है। तो कैसे अब आप इसको आगे मान के चलेंगे कि पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत? ये एक ऐसी विडंबना है कि जहां दिल्ली का मुख्यमंत्री आकर ये कहे कि पूरे विश्व में या पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा का माध्यम जो है, शिक्षा का जो एक नमूना है वो दिल्ली देती है। आप उसे अपने ही शब्दों के माध्यम से उसे झुटला भी सकते हैं कि जब इतने स्कूल्स बंद हो गए हैं तो वो आइडियल, वो आदर्श कहाँ रह जाता है? जहाँ बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका अर्थ यह है कि आप गरीबों को सही मायनों में शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। और जब शिक्षित नहीं होंगे तो वो तरक्की का रास्ता एकदम खत्म हो जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने आप को अधिकारों के प्रति जागृत कर सकता है और जन जागरण प्राप्त करने के लिए शिक्षा का होना परम आवश्यक है। तो जब आप हमें ही वंचित कर रहे हैं तो फिर शिक्षा कहाँ रहती? फिर तो एक आदर्श है जो आप कह देते हो मंच पे खड़े होकर, उसे मान लिया जाता है और तालियां बज जाती हैं। बस ये है। नरेश जी, आप खुद एक बुद्धिजीवी और एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, चाहे वो कला के क्षेत्र की बात हो या और किसी टैलेंट की बात हो। थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, शुभचिंतकों को, आपने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है, कम से कम शब्दों में। संघर्ष यदि मैंने किया है तो शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात ही किया है। मैंने शिक्षा प्राप्त की, अपने अधिकारों को समझा और मैंने वो सब किया जो शायद मैं चाहता था कि कुछ अलग हटके किया जाए। अलग वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को, अपने अधिकारों को समझता है, देखता है और जिसे शिक्षा जिसने प्राप्त की है, जिसकी सोच होती है, जिसकी विचारधारा होती है, जिसकी विचारधारा बन जाती है, वो व्यक्ति स्वयं में कहीं ना कहीं अलग होता है। अलग होने के पश्चात वो प्रगति करता है। जब तक हम कहीं भी किसी भी जगह पर अनपढ़ता या अशिक्षित होकर रहेंगे तो हम अच्छी बात सोच ही नहीं सकते। इसलिए अच्छा सोचने के लिए ज़रूरी है कि हम शिक्षित हों। मैं भी शिक्षित हुआ तो मैंने कला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया और इसलिए आपने कहा कि शायद मैंने कुछ अलग किया, लेकिन समाज की पीड़ा, समाज के दर्शन को भी समझना बहुत बाकी है, क्योंकि वो मेरी पढ़ाई का तब तक कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं समाज को जन जागृत ना कर सकूं और जो मैंने प्राप्त किया समाज से लिया है मैं उसे वापस ना कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।